हाँ तो नमस्कार साथियों, वीके एंड पीके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में इस्लाम के उदय के बारे में बात करी थी। हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी कि 680 ईस्वी के अंदर अली के पुत्र हुसैन की हत्या करबला के मैदान में कर दी जाती है और उसकी याद में ताजिया की प्रथा मनाई जाती है और एक शौक प्रथा होती है जो मुहर्रम के समय मनाई जाती है। तो हमने क्विक रिवीजन भी कर लिया पिछली क्लास का इस्लाम के उदय के बारे में, जो भी आप पिछली क्लास देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे कि इस्लाम के उदय के बाद इस्लाम में प्रमुख वंश हुए हैं। प्रमुख वंश, अब प्रमुख वंश में सबसे पहले वंश हुआ है उमैयद वंश। उमैयद वंश, फिर उसके बाद दूसरा वंश हुआ है अब्बासी वंश, फिर उसके बाद हुआ है उस्मानी वंश, और फिर एक और हुआ है जिसका नाम है ओटोमन साम्राज्य। ये पूरा एम्पायर हुआ था। तो ये 4 प्रकार के वंश हुए हैं, उमैयद वंश, अब्बासी, उस्मानी और ओटोमन, है ना। अब इस अब्बासी वंश की बात करें तो अब्बासी वंश की अगर हम बात कर लेते हैं तो अब्बासी वंश तो इस्लाम का स्वर्ण काल इसी वंश में कहते हैं। तो गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम अब्बासी वंश में ही आता है। अब्बासी वंश को ही इस्लाम का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अब्बासी के जो खलीफा थे ना, अब्बासी खलीफा, ये खलीफा है और एक मंगोल नेता थे जिनका नाम था हलाकू। हलाकू ने 1258 ईस्वी के अंदर ये अब्बासी खलीफा की हत्या कर देता है। 1258 ईस्वी में युद्ध आक्रमण किया था। हलाकू काफ़ी क्रूर शासक था, काफ़ी क्रूर था। ऐसा माना जाता है कि ये जहाँ भी जाता था एकदम सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि इतने मर्डर करता था ये। इसने काफ़ी अपनी लाइफ में बहुत सारे मर्डर किए इसने। और अब्बासी खलीफा और इनके बीच कुछ विवाद हो गया था। अब्बासी खलीफा ने कहा कि हाँ आ जाओ, देख लेंगे तुम्हें, लड़ाई कर लेंगे तुमसे। तो ऐसे लड़ाई हुई इनके और इसने हलाकू ने अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी और अब्बासी वंश वहीं समाप्त हो गया। फिर उसके बाद खलीफा, हम खलीफा शब्द की बात कर लेते हैं कि खलीफा शब्द क्या होता है। खलीफा का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ईश्वर का प्रतिनिधि। अब खलीफा, तो खलीफा की अगली बात यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया था 1924 ईस्वी में। तो हमने ये बात करी है कि खलीफा क्या होता है, तो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और खलीफा पद को 1924 ईस्वी के अंदर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस खलीफा पद को पूरी तरह से समाप्ति कर दिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगली। तो अगली बात ये आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगली बात करें तो अगला टॉपिक है हमारे भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण तो भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण, तो 3 बड़ी मुस्लिम शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहले अरब ने आक्रमण किया था, फिर उसके बाद तुर्क ने आक्रमण किया था, और फिर उसके बाद अफ़गान ने आक्रमण किया था। तो ये 3 बड़े मुसलमान ही शक्तियाँ थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, अरब, तुर्क और अफ़गान। अरब जो कि भारत से काफ़ी दूर है, लेकिन सबसे पहले अरब ने आक्रमण किया। तुर्क और अफ़गानिस्तान वाले सबसे पास में है, लेकिन सबसे लास्ट में आक्रमण किया था भारत पर। सबसे पहले आज हम अरब आक्रमण की बात कर लेते हैं। अरब आक्रमण, तो अरब का एक शासक था जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम। इस मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। और जब सिंध पर आक्रमण किया था तो सिंध के राजा थे दाहिर, और एक इसका पुत्र था जय सिंह।
जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध का राजा दाहिर था, ये किंग था यहाँ का, और इसका सन, इसका पुत्र था जय सिंह। तो इस जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो दाहिर व उसका पुत्र जय सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। तो अब इस युद्ध की जानकारी किस में मिलती है? तो एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा में इसकी जानकारी मिलती है और इसका कोई भी लेखक नहीं है, मतलब इसका लेखक नहीं है, मतलब अज्ञात लेखक है। और चच की बात कर लेते हैं, चच कौन था? तो ये चच थे दाहिर के पिताजी, ये दाहिर के पिताजी थे चच। और चच हालांकि एक ब्राह्मण थे, चच ब्राह्मण थे और ये सिंध में बौद्ध भिक्षु भी रहा करते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं ने ब्राह्मण होने के कारण, ये जब चच ब्राह्मण था, दाहिर भी ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं के बीच कुछ असंतोष था। उस असंतोष के कारण मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर अटैक किया था तो बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी। बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी। तो मोहम्मद बिन कासिम की बौद्ध भिक्षुओं ने सहायता की थी। और अब हम अगली बात करते हैं तो इस युद्ध के क्या क्या कारण रहे थे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अरबों ने राजस्थान को भी जीतने का प्रयास किया था, राजस्थान को भी जीतने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहे क्योंकि कई बार गुर्जर प्रतिहारों ने उन्हें कई बार पराजित किया था। और गुर्जर प्रतिहार में एक बड़े शासक रहे थे बप्पा रावल, और बप्पा रावल ने तो अरबों को कई बार पराजित किया था। अब हम अगली बात कर लेते हैं कि इस युद्ध के कारण क्या क्या थे, अरब आक्रमण के कारण क्या क्या थे। अरब आक्रमण के कारण, तो हम कारण पढ़ते हैं, रीजन। तो पहला कारण तो ये था कि जैसे ये मान लेते हैं पॉलिटिकल मैप, ये श्रीलंका, ये यहाँ पे है श्रीलंका, ये इस तरह से श्रीलंका। तो ये श्रीलंका का शासक था, ये श्रीलंका का शासक, और ये इधर अरब मान लेते हैं, जैसे ये अरब कंट्री है। तो ये श्रीलंका के शासक ने जब ये रास्ता था ना, तो ये अरब के खलीफा, अरब में पहले खलीफा हुआ करते थे, खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजे थे, कुछ कई सारे गिफ्ट भेजे थे इसने, श्रीलंका के शासक ने। लेकिन ये यहाँ पे सिंध पड़ता है, तो ये सिंध में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है देवल बंदरगाह। और देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने, कौन से समुद्री लुटेरों ने इन उपहारों को छीन लिए थे और लूट लिए थे। जब देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने ये गिफ्ट लूट लिए थे, जैसे यहाँ लिख देते ये गिफ्ट, उपहारों को लूट लिए थे, तो दाहिर को श्रीलंका के शासक ने कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए। तो दाहिर ने कोई सहायता नहीं की थी, तो दाहिर ने श्रीलंका के शासक की कोई सहायता नहीं की थी। तो श्रीलंका के शासक ने ईरान के शासक थे एक, ईरान के शासक अल हज्जाल को भारत पर अटैक करने के लिए कहा कि आप आइए और भारत पर अटैक कीजिए। तो अल हज्जाल ने मोहम्मद बिन कासिम को अपॉइंट किया था, और मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाल का भतीजा व दामाद दोनों है, भतीजा और वह दामाद दोनों है। तो ये तो रहे कारण, लेकिन क्या हम इनको मान सकते हैं कि ये वास्तविक कारण है? तो हम पूरी तरह से सही नहीं मान सकते कि ये वास्तविक कारण है। तो हम इसके वास्तविक कारण की, इस युद्ध के वास्तविक कारण की बात करते हैं। तो वास्तविक कारण क्या क्या था? वास्तविक कारण की बात करें तो वास्तविक कारण क्या क्या था? तो वास्तविक कारण ये था, उस टाइम पे भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो भारत की आर्थिक संपन्नता थी, आर्थिक संपन्नता, भारत काफ़ी अमीर हुआ करता था, अमीर देश, सोने की चिड़िया कहलाता था। इस कारण भारत की आर्थिक संपन्नता के कारण भी अरब ने भारत पर अटैक किया था। और दूसरा कारण यह था कि जो इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना था, तो इस्लाम धर्म का प्रचार, किसी भी घटना के घटित होने से पहले जो भी कुछ होता है उसे कारण कहा जाता है कि किस कारण वो घटना घटित हुई, क्या क्या बातें हुई थी जिससे वो घटना घटित हुई। और किसी भी घटना के घटित होने के बाद जो भी निकलता है उसे परिणाम कहते हैं, क्या क्या रिजल्ट रहे उसके। तो अब हम रिजल्ट की बात कर देते हैं। तो कारण के बाद हम परिणाम की बात करेंगे, परिणाम क्या क्या थे। तो अरब आक्रमण के बाद क्या क्या परिणाम रहे।
तो परिणाम ये थे कि एक तो व्यापार और एक वाणिज्य। तो व्यापार में वृद्धि हुई और वाणिज्य में वृद्धि हुई। दूसरा सांस्कृतिक समन्वय हुआ, समन्वय, सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ। अब सांस्कृतिक व्यापार में वृद्धि हुई, वाणिज्य में वृद्धि हुई और सांस्कृतिक समन्वय हुआ। तो सांस्कृतिक समन्वय की बात कर लेते हैं। तो सांस्कृतिक समन्वय में क्या क्या हुआ? सांस्कृतिक समन्वय, भारत विद्वानों का देश कहा जाता है, कई सारे विद्वान रहे हैं भारत में। सबसे पहले भारत की एक चरक संहिता, तो चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। और एक था पंचतंत्र, पंचतंत्र का अनुवाद भी अरबी भाषा में किया गया, अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। और इसका तो नया नाम ही दे दिया था, नया नाम, और इसका नया नाम कलीला वादीमना रखा गया, कलीला वादीमना। और पंचतंत्र का जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट राजनीति या कूटनीति कहलाता है, कूटनीति। तो राजनीति या कूटनीति। तो सांस्कृतिक समन्वय स्थापित हुआ, चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, इसका नया नाम रखा गया कलीला वादीमना। और इसके पंचतंत्र का जो कंटेंट है ना, वो राजनीति या कूटनीति कहलाता है। इसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मगुप्त हुए थे। ब्रह्मगुप्त की 2 पुस्तकें जिनका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। तो 2 पुस्तकों की बात कर लेते हैं। एक तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, और एक था खंडन खाद्य। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का नया नाम रखा गया अल सिंध हिंद, और खंडन खाद्य का अल अरकंद। तो ब्रह्मगुप्त की 2 पुस्तकें जिनका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और नया नाम रखा गया, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का नया नाम अल सिंध हिंद रखा गया और खंडन खाद्य का अल अरकंद रखा गया। इसके बाद हम अगली बात करें तो अगली बात में हम बात करते हैं सांस्कृतिक समन्वय चल रहा है, जिसके अंदर भारत की एक दशमलव प्रणाली, भारत की दशमलव प्रणाली को अरब कंट्री में अडॉप्ट किया गया, ग्रहण किया गया। और अल ख्वारिज्म थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ये, प्रसिद्ध गणितज्ञ। और अल ख्वारिज्म प्रसिद्ध गणितज्ञ ने भारतीय दशमलव प्रणाली को अरब देशों में फैलाया, और अरब देशों में फैलाया, और इसको अरब में हिंदसा कहा जाता है, अरब देश में इसे हिंदसा कहा जाता है। भारतीय दशमलव प्रणाली को अरब देशों में हिंदसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदसा कहा जाता है। और फिर उसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं। तो दशमलव प्रणाली, तो अरब मतलब यूरोप के अंदर भारतीय दशमलव प्रणाली को कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? तो अरब देशों से। तो अरब देशों से यूरोप ने भारतीय दशमलव प्रणाली को अपनाया था, इसीलिए इसे अरबी दशमलव पद्धति भी कहा जाता है, अरबी दशमलव पद्धति। यूरोप में इसे अरबी दशमलव पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता था? पद्धति, अरबी संख्या पद्धति या अरबी दशमलव पद्धति, है ना, ये कहा जाता था। फिर उसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं। तो ये सांस्कृतिक समन्वय इस प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में प्राइमरी स्कूल खोला था। तो सिंध के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने, यहाँ कासिम शॉर्ट में लिख देते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने मकतब खोला था। मकतब, मकतब क्या होता है? तो ये प्राइमरी स्कूल होता है, प्राथमिक शिक्षा केंद्र, प्राथमिक शिक्षा केंद्र। ये मकतब जो होता है इसे प्राथमिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। ये सिंध में मकतब स्थापित किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसके बाद की जो अगली पूर्व मध्यकाल के जो राजवंश हुए हैं उनकी हम कल बात करेंगे।
आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस प्रकार लग रही है क्लासें। ओके, थैंक्स।